अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इमरान याकूब खान साहब और ज़फ़र हिलाली साहब के साथ मैं हूं समीना पाशा। प्रोग्राम व्यू पॉइंट में आपको खुशामदीद कहती हूँ। नाज़रीन, आजकल हम देख रहे हैं कि हुकूमत के लिए कुछ टफ़ टाइम चल रहा है, जहाँ एक जानिब कुछ अहम मामलात पर इदारों के साथ उनके मामलात कुछ ऐसे लग रहा है कि शायद उतने कंफर्टेबल नहीं है जैसे पहले थे, तो वहाँ दूसरी जानिब महंगाई की नई लहर की वजह से इस वक्त हुकूमत शदीद तरीन तनकीद की जद में है और हर कोई उन्हें कोस रहा है, एहतजाज की बात कर रहा है, तनकीद हो रही है और अवाम भी इंतहाई नाखुश और नाला दिखाई दे रहे हैं। लोगों का यही कहना है कि बहरहाल इसकी जो मर्जी आप जस्टिफिकेशन दें, लेकिन ग्राउंड रियलिटी यही है कि लोगों के लिए जीना मुश्किल हो रहा है और लोग इंतहाई परेशान हैं कि इस महंगाई का मुकाबला कैसे करें। खुद फवाद चौधरी साहब भी ये बात कहते हैं कि जनाब इसका तोड़ सिर्फ ये है कि हमें इनकम में इजाफा करना होगा, रोज़गार के नए मौके पैदा करने होंगे, वरना अगर हम ये सोचें कि महंगाई कम हो जाएगी तो शायद ये फ़िलहाल फौरी तौर पर तो मुमकिन नहीं है। लेकिन बहरहाल इस सारी सूरत हाल का अपोजिशन को ज़रूर फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि अवाम में जो एक गम गुस्से की लहर है, अपोजिशन चाहती है कि वो इसको मज़ीद बढ़ावा दे और इसको इस्तेमाल भी कर सके और अपने आप को हुकूमत के मुतबादिल के तौर पर पेश भी कर सके। इसी वजह से हम नज़र आ रहा है कि अपोजिशन एकदम से मुतहरिक हो गई है। जहाँ मरीम नवाज साहिबा कल जलसे से धुआंधार खिताब कर रही थी, वहीं उन्होंने एक वीडियो पैगाम भी जारी किया जिसमें मज़ीद तनकीद की। वैसे भी वो जब पेशियों पर आती हैं तो खूब बरस रही हैं। उधर बिलावल साहब ने भी आज हमने देखा कि एक धुआंधार खिताब किया सानिया कारसाज के हवाले से, जो एक बड़ा इज्तिमा था आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, उसमें खिताब करते हुए उन्होंने भी इस बात का इंदिया दिया कि अवामी मसाइल के हवाले से हम हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करेंगे। उन्होंने क्या कहा वो भी सुन लीजिए। हम खान साहब को वार्न कर रहे हैं कि उसकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एहतजाज पे निकली है। इस हुकूमत के खिलाफ एहतजाज जारी रहेगा जब तक हम इस इमरान को नहीं भगाते हैं। दूसरी जानिब मौलाना फजल रहमान ने भी इस बात का इंदिया दे दिया है, बल्कि ऐलान कर दिया है कि अगले 2 हफ्ते मुल्क में फौरी तौर पर महंगाई के खिलाफ मुजाहरे किए जाएंगे। उन्होंने मीडिया टॉक में क्या गुफ्तगू की वो भी देख लीजिए। हम फौरी तौर पर अगले 2 हफ्तों के लिए मुजाहरों का ऐलान कर रहे हैं पूरे मुल्क में। तो सवाल फिर वही कि हुकूमत के लिए क्या आने वाले दिन शदीद चैलेंजिंग होने जा रहे हैं? हुकूमत इन मसाइल से कैसे निपटेगी? अपोजिशन का एहतजाज क्या रुख इख्तियार करेगा? इसका मकसद सिर्फ एहतजाज तक ही होगा या फिर ये सूरत हाल मजीद बिगड़ भी सकती है? इस हवाले से खुसूसन गुफ्तगू करेंगे। और पीपल्स पार्टी की जो हिकमत अमली है मुख्तलिफ हवालों से, वो बहुत ज़्यादा गौर से देखने वाली है। उसको भी आज ज़रा बगौर उसका जायज़ा लेंगे कि पीपल्स पार्टी इस वक्त क्या सोच रही है, अपने पत्ते इंतहाई ध्यान से खेल रही है, ऐसा क्यों कर है, इस पर भी बात होगी। आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। पहले इमरान साहब आपकी तरफ आते हुए इमरान साहब, आपको क्या दिखाई दे रहा है कि ये जो एहतजाज वगैरह होने जा रहा है, आपको लगता है कि हुकूमत पर इससे कोई फ़र्क पड़ेगा, कोई दबाव आएगा या महंगाई कम हो जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समीना, महंगाई तो मुझे नहीं लगता कि कम होगी इस एहतजाज की वजह से, लेकिन हुकूमत पर बहरहाल दबाव ज़रूर बढ़ेगा। अच्छा। आप एक चीज़ देखें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PDM दोनों ने ऐलान क्या किए। दोनों ने ये ऐलान किए कि हम ज़िले हेडक्वार्टर्स जो हैं वहाँ पे एहतजाज करेंगे, हम महंगाई के ख़िलाफ़ आवाम को सड़कों पे लाएंगे। जब हर ज़िले की सतह पे वो ऐसा करेंगे तो उससे एक प्रेशर तो बिल्ट होगा। दूसरी बात ये कि इस वक्त वो एहतजाज करने किस बात पे जा रहे हैं, ये मेरा ख्याल है शायद पहला मौका है कि वो अपने किसी केसों से हट के, अपने मामला से हट के अवाम के इशू पे एहतजाज करने जा रहे हैं। महंगाई से हर आम आदमी परेशान है, लिहाजा अवाम का एक इंटरेस्ट भी होगा इसमें कि ये क्या करते हैं। और फिर जब टारगेट एक है तो फिर हो सकता है कि कल को ये इकट्ठे हो भी जाएं मजीद, तो उससे मजीद प्रेशर बढ़ेगा। यानी पीपल्स पार्टी वापस PDM में आ जाए। PDM में अगर ना भी आए तो कम से कम एहतजाज तो इकट्ठे कर सकते हैं ना, ग्रैंड अपोजिशन, मुतहिदा अपोजिशन के तौर पे। मैं समझता हूँ लिहाजा ये कि ये हुकूमत पे अब दबाव बढ़ाने की ही पॉलिसी है और ये इलेक्शन की तैयारी है अपोजिशन की तरफ से। अपोजिशन ये अवाम में तासुर देना चाहती है कि हुकूमत को आपका कोई ख्याल नहीं है, वो महंगाई बढ़ा रहे हैं, हमें आपका ख्याल है, इसीलिए हम सड़कों पे आ गए। ठीक हो गया। हिलाल साहब, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? कितना परेशान कौन है
ऑपोजिशन का सड़कों पर आना दोबारा से हुकूमत के खिलाफ इन दिनों में? मेरे ख्याल है ऑपोजिशन को परेशान होना चाहिए कि आज के जलसे में सिर्फ 5,000 लोग लगभग थे, और ये मैं अपने आंखों से नहीं देखा, मगर मुझे जिसने बताया, एक बड़ा मंजा हुआ जर्नलिस्ट, मैं उनका नाम भी ले सकता हूं, मुजाहिद बरेलवी मेरा दोस्त है, उसने मुझे बताया कि 5,000 से ज्यादा लोग नहीं आए थे। अच्छा, कमाल है, इतने बसेस, इतने स्टॉल्स, 100 एमपीज, 100 एमपीज, 100 आदमी को भी नहीं निकाल सका फी एमपी। 5,000 लोग ऐसे जलसे पे। आप तो, मैं तो समझता हूं कि गवर्नमेंट नहीं, ऑपोजिशन को परेशान होना चाहिए। वो मंडो खेल जो एक इलेक्शन जीता था 3-4 महीने पहले, वो 16,000 वोट से वो आधे लोगों को ले आता तो वो 8,000 होते। तो मेरे ख्याल में देखिए, ये जो हम लोग रश टू जजमेंट के पैसे इसलिए कि कीमत बढ़ गए हैं, सब लोग पागल हो गए हैं, अवाम समझने लग गई है। अच्छा भाई, अगर आप लोग इस प्राइस को रिड्यूस कर सकते हैं, इन्फ्लेशन को कम सकते हैं, बता देना। ये तरीका तो नहीं है कि नहीं, जब आप हमें इलेक्ट करके ओहदे पे लाएंगे फिर हम आपको वो प्लान बताएंगे कि बाहर के कमोडिटीज जिस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, उसके पैसे हम कैसे कम करेंगे और फिर हमारे पैसे कम हो जाएंगे, हमारी कीमतें इधर कम हो जाएंगे। दे आर नॉट मैड। और अगर इतने स्टूपिड हैं अवाम कि इनकी इस किस्म के लॉजिक पे जा सकें, तो फिर वैसे ही खत्म है। तो क्या जरूरत है हमें सब चीजें डिस्कस करना? यानी हुकूमत को कोई टेंशन की बात नहीं है हुकूमत के लिए। अच्छा, नहीं, मैं कहता हूं हुकूमत को टेंशन इसलिए देखिए, एक लेट मी फिनिश, ये जो ये पीपीपी इकट्ठे हो रही है, बिल्कुल ये इनके साथ, पीडीएम के साथ, मगर ये पीपीपी पीडीएम के साथ इकट्ठे हो जाएगी इसलिए नहीं कि उनके पास कोई प्लान है, वो इसलिए इकट्ठे होंगे कि वो देख रहे हैं कि ये है मौका इनका और एस्टैब्लिशमेंट का एक पेज पे नहीं है, वो नाखुश है, लिहाजा हम इकट्ठे होके सड़कों पे आके इनको वो एक और धक्का दें, और कोई वजह नहीं है। बिल फॉरगेट इट, इनके पास कोई प्लान नहीं है, ना हो सक कोई प्लान इन्फ्लेशन को कम करने के लिए। जब कमोडिटी प्राइसेस जो ड्राइव करते हैं वो बाहर के मुल्कों के हाथों में। हिलाली साहब, बात ये है, पहली बात तो ये है कि हमारी अवाम माशाल्लाह से बहुत समझदार है, बिल्कुल भी बेवकूफ़ नहीं है, वो सारी चीज़ों को समझते हैं, बहुत समझदार है। दूसरी बात ये कि ये जो आप अभी फरमा रहे थे इन चीज़ों का, देखें हुकूमत और अपोजिशन, इसमें फ़र्क क्या है? आपकी तो माशाल्लाह उम्र और एक्सपीरियंस दोनों हमसे ज़्यादा हैं। आपने पाकिस्तान के इस 73, 74, 75 साल में कोई अपोजिशन ऐसी देखी है जिसने हुकूमत को ये मशवरा दिया हो कि जनाब हम ये करेंगे, ये हमारे पास प्लान है, या आप यूं हाँ, हाँ जी, आज तक मुझे ये बता दें कि किसी अपोजिशन ने, पहले माजी में जब इमरान खान साहब आपके फेवरेट अपोजिशन में थे, तो इन्होंने नवाज शरीफ की हुकूमत को मशवरा दिया था कि ये प्लान है, आप ये कर लें तो इससे ये बेहतरी आ सकती है। हमारे यहाँ तो अलमिया ये है कि अपोजिशन तो करते ही सिर्फ अपोजिशन है, यहाँ तो कभी किसी ने इस बात का सोचा ही नहीं कि जनाब हम हुकूमत को अच्छा मशवरा भी दे दें। दूसरी बात ये, फवाद चौधरी साहब हमारे साथ लाइन पर हैं, बाकी वज़ीर, उनसे जान लेते हैं कि उनके पास क्या कोई सोल्यूशन है, या फिर वो भी ऑपोजिशन के जो मुजाहरे हैं उन पर क्या कमेंट करते हैं। बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब आपके वक्त का। आपको आवाज़ आ रही है मेरी सर? जी आ रही है। फवाद चौधरी साहब, सबसे पहले तो ये जो ऑपोजिशन ने मुजाहरों का ऐलान किया है, पीपल्स पार्टी अपने तौर पे कह रही है, पीडीएम भी, तो कोई आप लोगों के लिए परेशानी की बात है? क्योंकि आपको पता है अवाम के सेंटिमेंट्स तो हैं इस वक्त इस तरह के, परेशान तो हैं लोग। नहीं, लेकिन अवाम जो है वो बेवकूफ तो नहीं है ना, वो इसके लिए तो नहीं कहेंगे कि वो क्या कहते हैं कि मीर भी क्या ज्यादा है कि हुए बीमार जिसके सबब उसी अतार के लौंडे से दवा लेते हैं। तो ये तो वही लौंडे हैं जिनकी वजह से आज मुल्क की हालत हुई है और महंगाई की जो इस वेव का सामना है। अगर आज से पहले 10 साल पहले इन्होंने अपनी मईशत की बुनियाद दुरुस्त रखी होती तो आज जाहिर है कि हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी होती कि हम एक आलमी
जो महंगाई का तूफान है उससे हम बच सकते हैं अगर हम उसको अलहदा कर सकते हैं। तो लोगों को बेवकूफ़ तो ना समझे। तो मेरा ये ख्याल है कि सही है, इनका चूरन जो है वो बिकने वाला नहीं है, अपनी मीडिया कंजम्पशन के लिए सही है, इससे ज़्यादा इसकी कोई हैसियत और अहमियत नहीं। ठीक, लेकिन आप लोग क्या प्लान कर रहे हैं? जाहिर है बहरहाल आवाम पे बोझ तो है ना चौधरी साहब, महंगाई का। जाहिर है फ्यूल प्राइस बढ़ते हैं तो हर चीज़ महंगी होती है। चलिए फ्यूल प्राइस तो हम मान लेते हैं कि वो बाहर बढ़ते हैं तो आपको बढ़ाने पड़ते हैं, लेकिन उससे जो ओवरऑल इम्पैक्ट पैदा होता है हर चीज़ के ऊपर, उससे आवाम परेशान है। उसके लिए क्या फौरी तौर पर किया जा रहा है, या कोई ऐसी पॉलिसीज़ हैं जिससे आवाम को रिलीफ मिले? देखिए, पहली बात तो यह है कि अभी भी इस रीजन में पाकिस्तान में पेट्रोल जो है वो सबसे कम है, और इस तरह से गैस जो है वो हिंदुस्तान के मुकाबले में, बाकी मुल्कों के मुकाबले में, हमारे मुल्क की इस रीजन में वो भी हमारे यहाँ की कीमतें उसकी बड़ी कम है। और जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि तमाम अवाम का, तो मेरा नहीं ख्याल कि तमाम तबकात इससे मुतासर नहीं है महंगाई से। मसलन अगर आप आज किसानों को देखें तो वो इस महंगाई से उस तरह से मुतासर नहीं है जिस तरह से अर्बन मिडिल क्लास उससे मुतासर है। जो तनख्वाहदार हमारा तबका है उसको बहुत महंगाई का सामना है और उसकी वजूहात हैं। लेकिन जो हमारे कई लोग हैं, जैसे जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से वाबस्ता हमारे लोग थे, इसी तरह से टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है, इसी तरीके से जो हमारे फार्मर्स हैं, उनको महंगाई का इम्पैक्ट इस तरह नहीं है क्योंकि वहाँ आमदनियाँ बहुत बड़ी हैं। आप देखिए ना, 1100 अरब रुपया तो इजाफी सिर्फ हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर में गया है। इसी तरीके से जो हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसमें 2023 तक हमारे पास कोई जगह नहीं है और ऑर्डर लेने की। इसी तरह से जो तामीरात है, सिर्फ पिछले एक साल में 600 अरब रुपए की इन्वेस्टमेंट जो है वो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में आई है। हाँ, ये जो तबका है जो हमारा तनख्वाहदार अर्बन मिडिल क्लास है उसके ऊपर, और ये एक बड़ा तबका है चौधरी साहब। अच्छा चौधरी साहब आज पहले तो बड़ा शुक्रिया, आपने टाइम दिया। गुजारिश ही, आज जब स्पेयर आपसे मुलाकात हुई तो इसी मौजू पे जब मैं आपसे बात कर रहा था तो आपने बताया था कि 2 इकदाम आप ऐसे करने जा रहे हैं जिससे ये तबका जो मिडिल क्लास मुतासिर हुआ है वो भी, उसको भी कुछ रिलीफ मिलेगा। तो उन इकदाम के बारे में बताएंगे कि क्या करने जा रहे हैं आप? जी बिल्कुल, ये 3 इकदाम हैं जो अभी हम करने जा रहे हैं। सबसे अहम जो है वो है सेहत कार्ड, जिसमें देखें पंजाब के जो तमाम शहरी, केपी में हमने इम्प्लीमेंट कर दिया है, कश्मीर में जो है वो आप इम्प्लीमेंट कर दिया है। अब इस्लामाबाद और पंजाब के तमाम जो शहरी हैं उनको हम 7.5 लाख रुपए का जो मेडिकल अलाउंस है वो दे रहे हैं। यानी आप अपने उस कार्ड के ऊपर आप अपनी मर्जी के डॉक्टर से, मर्जी के हॉस्पिटल में 7.5 लाख तक का इलाज फी खानदान जो है साल में करा सकेगा, जो बहुत ही बड़ा मैं समझता हूँ रिलीफ है इसमें मिडिल क्लास के लिए। उसके बाद हम ला रहे हैं एक स्पेशल एहसास कार्ड, जिसमें आप जो लोग क्वालिफाई करते होंगे एहसास कार्ड के ऊपर, वो किसी भी दुकान से जाके सब्सिडाइज्ड जो बुनियादी चीजें हैं, आटा, दाल, चीनी, ये सब्सिडाइज्ड जो है वो खरीद सकेंगे। और तीसरा जो है वो हम मजदूर कार्ड, पंजाब गवर्नमेंट मजदूर कार्ड भी ला रही है, और हम जो है वो किसान कार्ड ला रहे हैं जिसमें किसानों को जो सब्सिडी है वो बराह रास्त हम किसानों को देंगे बजाय फैक्ट्रियों को देने के। तो इन 3 प्रोग्रामों से आप देखेंगे ये जो तबकात हैं जो दबाव फील कर रहे हैं उसमें कुछ कमी यकीनन आएगी। अच्छा चौधरी साहब, अभी आपने कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का जिक्र किया है कि उसने बड़ा बूम किया और 600 अरब से ज़्यादा की उसमें इन्वेस्टमेंट हुई है, लेकिन सूरत हाल ये है कि सरिया रोज़ाना महंगा हो रहा है, सीमेंट की बोरी की रोज़ाना महंगी हो रही है, और सिर्फ 1-2 महीने में तकरीबन 100 से 150 रुपया फ़र्क पड़ा है। आप क्या समझते हैं ये जो सीमेंट कार्टेल या सरिया कार्टेल, ये इस तरह के लोग हैं, सीमेंट की जो प्रोडक्शन है वो 60% कर रहे हैं वो मिल के पूल करके, अगर सिर्फ वो अपनी प्रोडक्शन पूरी कर दें तो सीमेंट की बोरी 450 रुपये पे आ सकती है। तो इस ज़िम्न में हुकूमत क्यों नहीं कुछ कदम उठा रही? देखिए, ये तो कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बड़ी वाइब्रेंट इदारा बन चुका है, और आपको मालूम है कि उन्होंने शुगर मिल्स के ऊपर तो बड़ा क्रैकडाउन किया, और अभी सीमेंट के भी केसेस जो है उनके पास चल रहे हैं, उसकी चल रहे हैं। लेकिन इस वक्त ये भी आपको मानना पड़ेगा कि जो फॉर एग्जांपल जो ये सरिया है, स्टील जो है, उसमें जो इंटरनेशनल और प्राइसेस हैं वो इतनी ऊपर गई हैं, और पूरी दुनिया में
स्टील का जो है वो बहुत ही इस वक्त महंगा जो है वो स्टील हुआ है, क्योंकि एनर्जी प्राइसेस ऊपर गई हैं। आपको मालूम है कि जो स्टील है उसकी जो मेन एक जो उसका मटेरियल है वो तो एनर्जी है, या वो गैस हो या बिजली हो, क्योंकि वो कीमतें ऊपर गई हैं तो स्टील की कीमतें जो है ऊपर गई हैं और आयरन और की कीमत भी ऊपर गई है। तो ये भी एक हम ये बात है। अच्छा जो सब ये आप ये जरा बता दें कि जब एहतजाज होगा अपोजिशन का तो हुकूमत उनको फ्री हैंड देगी या सख्ती से निपटा जाएगा? नहीं जी, नहीं फ्री हैंड है इनके पास, कौन सा बेचारों के पास तो जमा होते हैं, ऐसे ही आते हैं 5-7 हज़ार। अच्छा, लेकिन चौधरी साहब ऑपोजिशन तो बड़ी आजकल खुश है, उनको लग रहा है कि आप शायद इदारों के साथ उस तरह कंफर्ट लेवल पे अब नहीं है, तो वो तो शायद इसलिए भी ज़्यादा थोड़े से एनर्जेटिक फील कर रहे हैं। तो क्या आप समझते हैं कि वो मामलात उधर भी फिट करने की कोशिश करेंगे अपने? लेकिन ये तो पाकिस्तान में रवाज तो है कि अपोजिशन यही करती है, लेकिन मेरे ख्याल में हमें तो इसको बदलने की जरूरत है। मैं तो आज फिर अपोजिशन को मैं समझता हूँ कि उनको चाहिए कि हमारे साथ बड़े रिफॉर्म्स का हिस्सा बने। आइए हम बैठ के इलेक्टोरल रिफॉर्म्स को आगे लेके चलते हैं, नैब के रिफॉर्म्स को आगे लेके चलते हैं, जुडिशियल रिफॉर्म्स लेके आते हैं। तो हमें अगर तो देखिए ना ये सिलसिला चलता रहना है, उसका कोई फायदा तो है नहीं। आप जिस तरह से पहले आप लोग बात कर रहे थे कि अपोजिशन को अगर आप समझते हैं महंगाई है तो फिर ऑल्टरनेटिव भी पेश करें ना लोगों के सामने कि हुकूमत की यहाँ पे गलती है, इसको इस तरह से ठीक करना चाहिए, ये चीजें बेहतर करनी चाहिए। तो समझ तो आए ना कि कोई चीज का कोई एजेंडा है, ये सिर्फ नारे लगाने से क्या होगा। ठीक है, लास्टली चौधरी साहब जरा ऑर्डिनेंस पे भी बात कर ही दीजिए। बड़ी तनकीद हो रही है कि जनाब आपने तो बिल्कुल नैब को टुथलेस कर दिया है, ये कुछ भी नहीं कर सकती, कमज़ोर हो जाएगी इस ऑर्डिनेंस से। बहुत सारे लोगों को तो वैसे ही एनआरओ मिल जाता है। आपने देखा होगा जरदारी साहब ने तो दरख्वास्त भी कोर्ट में दायर कर दी थी कि जी इस ऑर्डिनेंस के बाद तो केस ही नहीं बनता उन पर, अगरचे वो मुस्तरद हो गई। लेकिन बहरहाल बहुत सारे लोग इस चीज़ को अवेल कर सकते हैं फ़ायदे को। तो क्या ऑर्डिनेंस में आपने सारी बातें तो अपोजिशन की मान ली जिन पर पहले आप कहते थे कि देखें जी इनकी तजावीज़ किस तरह की हैं? देखिए अपोजिशन की जो बुनियादी बात थी ना जिसके ऊपर नहीं एग्रीमेंट हमारा, वो ये था कि अपोजिशन कह रही है कि अगर आपके अकाउंटों से अरबों रुपए निकले तो आपको साबित करना पड़ेगा कि वो फलां ठेके के नतीजे में या फलाने करप्शन ऑफेंस के नतीजे में पैसे उन्हें मिले हैं। अब देखिए ये बात नहीं मानी जा सकती। अगर मेरे अकाउंट में 1 अरब रुपया निकल आया है तो ये मेरा काम है कि मैं बता सकूं कि ये पैसे कहाँ से आए हैं, और अगर मैं नहीं बता सकता तो ये करप्शन का पैसा है। ये एक बुनियादी चीज है जिसके ऊपर अपोजिशन से हमारा खिलाफ हुआ है। बाकी देखिए तमाम लोगों के जो मुतालबात थे, ये सिर्फ अपोजिशन के मुतालबात नहीं थे। हमने आगे बढ़ना है पाकिस्तान में, तो हमें नैब को भी और बाकी इदारों को भी जो है रिफॉर्म करने की जरूरत है, और ये उसी में एक मैं समझता हूँ बहुत अच्छी है। अच्छा चौधरी साहब आखिरी सवाल है, इसका जवाब दे दीजिएगा कि शौकत तरीन साहब गए हैं वहाँ पे मुज़ाकरात करने IMF के साथ, तो उनकी वजारत की मुद्दत तो पूरी हो गई है, तो मशीर का भी नोटिफिकेशन नहीं हुआ, तो किस हैसियत से वो वहाँ पे कर रहे हैं मुज़ाकरात? नहीं, उनको हमने सेनेट का टिकट दे के जो है वो मशीर का एडवाइजर जो है वो तो कंटिन्यू करेंगे। वो अभी उस सिलसिले में तो हम वाज़ेह हैं कि वो अभी उसी तरीके से जो है वो कंटिन्यू करेंगे। उनका बाकायदा नोटिफिकेशन मुझे चेक करना पड़ेगा कि वो अभी हुआ है या नहीं हुआ। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका फवाद चौधरी साहब, वक्त निकाला आपने हमारे लिए इशूज़ के हवाले से हुकूमत का मौक़िफ़। हिलाली साहब आपका एक वन कमेंट ज़रूर लूँगी जो ओवरऑल इन्होंने भी बात की उस पर भी, और दूसरा पीपल्स पार्टी के हवाले से हिलाली साहब आपका क्या ख्याल है? क्योंकि बहुत लोगों का ये ख्याल है कि पीपल्स पार्टी ने कहीं ना कहीं अपने लिए मामलात सेटल कर लिए हुए हैं अगली गवर्नमेंट के लिए। नहीं, मेरे ख्याल में अभी कोई मैटर सेटल नहीं हुआ है। पहले हमने देखना है कि ये ऊंट किधर बैठेगा, जिस मामले के बारे में मैंने पहले भी जिक्र किया था। एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन दैट, और अगर डिसएग्रीमेंट चलता रहा तो बहुत सारी चीज़ें हो सकते हैं और होंगे जो इस वक्त हमें सिर्फ स्पेक्यूलेट कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल में थोड़ा 2-4 दिन आप अपने सवाल के साथ ठहर जाएं। आपने नैब के बारे में इन्होंने पूछा, आपने इनको नैब के बारे में पूछा। हिलाली साहब मैं अगर आप मुझे इजाजत दें एक ब्रेक ले लूं, फिर नैब पे ही हमने आना है अगले टॉपिक पे ब्रेक के बाद, ठीक है? तो फिर डिटेल में बात करते हैं। चलिए जनाब। अच्छा, मुझे लगता है कि हुकूमत जो ना बड़ी ओवर कॉन्फिडेंट है। तो ये जो इनका ओवर कॉन्फिडेंस है ना,
यही इनके लिए खराबी पैदा करेगा। अच्छा, चले जी देख लेते हैं। क्योंकि मैं आपको ये बता दूं कि वाकफा निहाल जो है ना वो कुछ और कह रहे हैं। दे दें वाकफा निहाल की खबर भी छोटी सी, फिर मैं हमारे वाकफा निहाल हिलाली साहब ये कह रहे हैं कि कुछ अहम हलकों की तरफ से अपोजिशन को ऑन बोर्ड लेने का सिलसिला शुरू हो गया है। जी हाँ, कुछ अहम हलकों की तरफ से अपोजिशन को ऑन बोर्ड ले लिया गया है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून इन दोनों से जो राब्ते शुरू हो गए हैं। और हमारे वाकफा निहाल के मुताबिक कुछ अहम हलकों के मियाँ नवाज शरीफ से लंदन में और मियाँ शहबाज शरीफ से यहाँ पाकिस्तान में राब्ते हुए हैं और ऑन बोर्ड उनको लिया जा रहा है। तो ये अगर सूरत हाल होगी तो फिर इससे हुकूमत के लिए मुश्किलात जो हैं मजीद बढ़ेंगी। ऑन बोर्ड किस मामलात पे लिया जा रहा है वैसे? सियासी मामलात पे। अच्छा, हाँ जी। एक दिन नाज़रीन ब्रेक से वापस आते हैं तो फिर उसके बाद बात करेंगे नैब ऑर्डिनेंस के हवाले से। ये कहा जा रहा है कि जनाब ऑपोजिशन के साथ एक दफ़ा फिर से बात करने की कोशिश होगी, उसका रिजल्ट क्या निकलेगा उस पर बात होगी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस आ चुका है और अब हुकूमत का ये फैसला है कि जनाब एक दफ़ा फिर से कोशिश की जाए कि अपोजिशन को इस पर ऑन बोर्ड लिया जाए, उनसे बात की जाए। स्पीकर को ये टास्क दिया गया है कि जनाब आप अपोजिशन से बातचीत करें और फिर उसके बाद जब इस पर कानून साजी हो, बाकायदे से कानून में बदला जाए तो इत्तेफाक राय से ये काम हो सके। क्या वाकई अब की बार ये काम हो जाएगा जो कि इससे पहले नहीं हो सका? और फिर ये भी कि अपोजिशन अब की बार इनके साथ बैठेगी या नहीं, इस पर बात कर लेते हैं। पहले हिलाली साहब की तरफ जाऊँगी। हिलाली साहब, आप फवाद चौधरी साहब की बात पे कमेंट कर रहे थे जिन्होंने इस सवाल के जवाब में कही नैब ऑर्डिनेंस के हवाले से, तो क्या आप कहना चाह रहे थे? आप अपना पहला कमेंट दे दे, फिर मैं फर्दर क्वेश्चन करूँगा। पहली बात तो ये है कि ये जो चेंजेस आए हैं नैब के कानून में, नैब वाले पहुंच गए फर्रुख नसीम के पास जो हमारे लॉ मिनिस्टर हैं, फर्रुख नसीम, और उनको उन्होंने पूछा कि ये जो चेंजेस आए हैं ये हम समझते नहीं हैं, ये जो आपने लिखवाया है और जो कानून में लिखा हुआ है इसको तो हम समझते नहीं हैं, तो आप मेहरबानी से हमें बताएं कि ये क्या आपने लिखा है और ये कैसे अमल होगा। अब आपको मैं बताता हूँ उन्होंने क्यों ऐसी सवाल पूछा। पहले बात यह है कि आपने सुना होगा कि कैबिनेट या कैबिनेट कमेटी का जो फैसला होता है उस पे नैब कुछ नहीं कर सकता। भाई अगर कैबिनेट बैठ के ये कहे कि प्राइम मिनिस्टर को आप पैसे दे दें या प्राइम मिनिस्टर पर्सनली बेनिफिट करेगा हमारे फैसले से, तो ये कैसे हो सकता है? क्या वो लिखा गया है कि ये प्राइम मिनिस्टर को कैबिनेट कर सकता है? और कैबिनेट कमेटी आपको पता है 2 लोगों की भी कमेटी होती है, तो वो अगर मिल के कह दें चलो यार हम एक पास करते हैं कि हम बेनिफिट करें हमारे इस फैसले से, तो नैब कुछ नहीं कर सकता? बिल्कुल नहीं। करप्शन जो होता है वो इग्नोर ही नहीं हो सकता, जो भी हो इट हैज़ टू बी परस्यूड। तो वो जानना चाहते हैं कि ये क्या हो रहा है। दूसरी बात वो कहना चाहते हैं कि सिविल सर्वेंट को आपने कहा है कि अगर उसके बेनिफिट में ना हो तो ठीक है, माने कि गुड फेथ में वो फैसला करता है, वो खुद नहीं बेनिफिट करता है, तो फिर लिहाजा कानून उसके खिलाफ इस्तेमाल नहीं हो सकता है। मगर ये भी तो कहें कि अगर वो गुड फेथ में डिसीजन लेता है और कोई और बेनिफिट करता है, मिसाल के तौर पे एक बिजनेसमैन, तो उसका क्या कसूर है भाई? उन्होंने फैसला ऐसा किया है जिससे वो एडवांटेज ले रहा है, तो आप उसके पीछे क्यों लगे हुए हैं? तीसरी बात उन्होंने कहा है कि ये फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के फैसले पे तो आप बिल्कुल सही है, आप कहते हैं उस पे आप कोई देख नहीं सकता है। व्हाट अबाउट लोकल गवर्नमेंट? क्या आपने कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पढ़ा है? इस कॉन्स्टिट्यूशन में 3 सोर्सेज हैं गवर्नमेंट्स के, फेडरल, प्रोविंशियल और लोकल। उनको भी ये दे, गिव देम दिस कमीशन। और तीसरी बात, और अदर थिंग इज कि एक लोन जब मैं जाके बैंक से लोन देता हूं और मैं फिर बैंकरप्ट हो जाता हूं, तो यार कमाल की बात है कि आप कहते हैं नैब को मेरे पीछे पड़ जाए। भाई बैंकरप्सी आपने पहले नहीं सुना है, बैड डिसीजंस आपने पहले नहीं सुना है, डिफॉल्ट आपने पहले नहीं सुना है। पूरी दुनिया में नहीं होता है बैंकरप्सीज और डिफॉल्ट। क्या सबके पीछे वो हथौड़ा लेके लग जाते? बिल्कुल नहीं।
तो दिस इज ऑल्सो स्टूपिड। और मैं आपको बताता हूं, इंक्वायरी का टाइमलाइन दे भाई, कब तक चलेगा? पूरी उम्र तक चलेगा। और अगर एक आदमी को आपने अक्यूज किया, 6 महीने अंदर रखा और आपने फिर कहा ही इज नॉट गिल्टी, कॉम्पेंसेशन आप देंगे कि नहीं देंगे? देना पड़ेगा आपको। और फाइनली आप अपने बारे में एक परफॉर्मेंस ऑडिट करें, जिसके जो वो परफॉर्मेंस ऑडिट पार्लियामेंट के आगे ले होना चाहिए, और वो पार्लियामेंट फिर फैसला करेगा कि आपने काम ठीक किया है कि नहीं। ठीक हो गया, सही। तो इसमें यानी आपको काफी लूप होल्स कुछ नजर नहीं, आप नहीं, लेट मी फिनिश। बेहतर वो ये होता कि आप कुछ ना करते, आप सिर्फ और सिर्फ एक ऑर्डिनेंस निकालते, कहते नैब का जो चेयरमैन है हम उसको एक्सटेंशन देते, बाकी सब चीजें हम एक कमेटी बनाते हैं पार्लियामेंट का, आधे ऑपोजिशन आधा गवर्नमेंट, और उधर डिबेट होता। हाँ, लेकिन वो तो वो बहुत पहले भी कई दफा ऑफर कर चुके हैं, उस पर फिर बात आगे बढ़ी नहीं थी ना हिलाली साहब, तो फिर इन्होंने इसलिए ऑर्डिनेंस में ही सारा कुछ लपेट दिया। लेकिन आपकी जो आपने पॉइंट आउट की है चीजें वो बिल्कुल इंपॉर्टेंट हैं, और वी सी के उस पर क्या आगे फर्दर होता है। लेकिन इमरान साहब, ऑपोजिशन आपके ख्याल से, चले पहले तो नहीं वो बैठी, लेकिन अब आपको लग रहा है कि ऑपोजिशन बैठ जाएगी? और अब तो उनके फेवरेट काफ़ी सारी बातें मान भी ली गई हैं ऑलरेडी। नहीं, अब सुन लें, मेरी ना आज फवाद चौधरी साहब से इस हवाले से बड़ी तफसीली गुफ्तगू हुई है, ख़ास तौर पे नैब ऑर्डिनेंस पे और ये सारी हुकूमत और अपोजिशन के मामलात पे। पहली बात तो आप ये समझें कि हुकूमत ने ये फैसला किया है कि स्पीकर साहब नहीं, स्पीकर का ऑफिस अपोजिशन से रब्ता करेगा। ठीक है भाई, अपोजिशन का तो इतराज़ ही ये है कि प्राइम मिनिस्टर खुद हमसे बात क्यों नहीं करता, पहली बात। दूसरी बात ये है कि फवाद चौधरी साहब फरमा रहे थे कि 4-5 चीज़ें ऐसी हैं जिन पे ये बात है कि अपोजिशन और हुकूमत एक ही मौक़िफ़ रखती है। असल मसला जो बना है वो उस पे बना है, जैसे उन्होंने अभी खुद भी अपने जब हमारे साथ लाइन पे थे तो कहा कि जी जो ये शिक है कि अपोजिशन चाहती थी कि अगर किसी के अकाउंट में पैसे आएँ तो ये हुकूमत बताए, हुकूमत ये चाहती है कि वो खुद बंदा बताए कि ये बर्डन ऑफ प्रूफ, बेसिकली बर्डन ऑफ प्रूफ का मामला जो था। लेकिन वो कहते हैं कि नहीं, हुकूमत बताए कि अगर आप कहते हैं कि करप्शन के पैसे हैं तो बताएं किस करप्शन के पैसे। सही है। उसके अलावा वो कहते हैं कि जी एक सबसे पहली जो बात थी वो ये थी कि जो नैब के केसेस में बेल है, जमानत है, वो ट्रायल कोर्ट को इसका राइट देना चाहिए। फिर वो कहते हैं जी लेन देन का जो मामला है, जिस तरह से लाली साहब कह रहे थे कि अगर हम काबीना को फैसला करती है, अगर इस तरह से कलेक्टिवली को फैसला किया जाता है तो वो केसेस नैब पे नहीं जाने चाहिए। ठीक है। तीसरी बात ये कि रिमांड जो है वो 90 दिन से कम होना चाहिए, ये नहीं कि जो आया उसका रिमांड हो गया तो 90 दिन उसकी जमानत नहीं हो। नहीं, ये सारी बातें जो हैं अभी तक वो ऑपोजिशन चाहती है, ये कहते हैं कि ये तो ऑपोजिशन जो चाहती थी हम कर रहे हैं। अच्छा। लेकिन वो वाली शिक जो है उस पर नहीं हो सकता। हो गया भाई। मेरा सवाल ये है कि अगर आपने इतना ही बांध लिया अपोजिशन की बातों को तो फिर आप उनसे बुला के अच्छे तरीके से मिल लें। तो ये तो उन्होंने अब तय कर लिया है ना कि मिल लेते हैं। कैसे मिल? फिर यही तो मैं कह रहा हूँ, तरीका वो ठीक नहीं आपको लग रहा? अच्छा। यानी स्पीकर का ऑफिस ठीक है, उनको कहेगा कि बच्चों ये करना है कि बताओ आओ, भी प्राइम मिनिस्टर खुद क्यों नहीं उनसे कहते कि ठीक है। इस वक्त राजा आमिर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि साबिक प्रोसिक्यूटर नैब है, उनसे बात करते हैं और जानते हैं ज़रा उनसे कि वो इस पर क्या पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे हैं। राजा साहब, अब ऑर्डिनेंस तो आ चुका है, उसकी काफ़ी सारी चीज़ें भी आ चुकी हैं। हिलाली साहब ने अभी पॉइंट आउट किया है कि नैब की एक जो नुमाइंदगी की गई है एक टीम की जानिब से, उन्होंने जो गवर्नमेंट है उससे मिलकर कुछ अपने रिजर्वेशंस का इजहार भी किया है कि ये नैब जो है ये ऑर्डिनेंस पे उनके क्या रिजर्वेशंस हैं। आपको लगता है कि ये चीज़ें जो हिलाली साहब ने भी पॉइंट आउट की हैं, जो लास्ट टाइम आपने भी हमारे शो पे पॉइंट आउट की थी, इनमें तब्दीली अभी भी हो सकती है जब दोबारा ये लोग बैठेंगे? तो देखिए, अब अगर ये दोबारा बैठेंगे, एक तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसको इनको अभी समझ आई कि ये है कि चीटिंग पब्लिक एट लार्ज, इन्होंने उसको निकाल दिया था किसी भी शख्स को कि वो पब्लिक एट लार्ज को अगर चीट करता है, लाइक डबल शाह थे, लाइक की मुदारबा कंपनीज होती हैं कि आप इनको पैसे दे देते हैं, ये कहते हैं हम डबल करके देंगे, ट्रिपल करके देंगे, देन वन फाइन मॉर्निंग ये सारे गायब हो जाते हैं मुल्क से, वो पैसा सरमाया लेके चले जाते हैं। या फिर आपकी चीटिंग पब्लिक एट लार्ज के केसेस होते हैं हाउसिंग स्कीम्स में कि जहां पे मौके पे तो प्लॉट्स नहीं होते, जमीन एक्वायर भी नहीं होती, लेकिन वो फाइल्स इस तरह बिक गई होती हैं
कि गरीब आदमी हवा में अपना घर ढूंढता रहता है, उसे वो घर नहीं मिलता। तो इसको इन्होंने नैब की जो जुरिस्डिक्शन है उसके दायरे इख्तियार से बाहर निकाल दिया था। नाउ अगेन दे आर रिकंसिडरिंग कि जनाब ये अगर हमने निकाल दिया तो अवाम को जो एक रिलीफ मिलता था वो नैब से ही मिलता था कि नैब इन कंपनीज को पकड़ती थी, हाउसिंग स्कीम्स को पकड़ती थी, तो इसको दे वांट के इसको दोबारा लाया जाए। फिर एक बात हुई कि जी बैंकों की डिफॉल्ट की बात। डिफॉल्ट तो पहले भी स्टेट बैंक से आता था, लेकिन बैंकों के कुछ केसेस ऐसे हैं कि जब वहां से लोन की फैसिलिटीज ली जाती, उसमें क्या हो रहा था कि जनाब अगर आपने जो कोलैटरल्स देनी होती है, आपने जो गारंटीज देनी होती हैं, अगर वो जमीन पे एग्जिस्ट ही नहीं करती, आप दरिया की जमीन उसमें दे के उसके अगेंस्ट करोड़ों अरबों रुपए की लोन फैसिलिटी ले लेते हैं, तो दिस इज अ क्राइम। इसको नैब की जुरिस्डिक्शन में होना चाहिए कि ये तो कोर्ट के जिम्मे में आता है, करप्शन सही। तो इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें हम पहले भी पॉइंट आउट किए, लेकिन मैंने थोड़ा सा जो अब डेवलपमेंट हुई इस वीक में उसके हवाले से मैंने ज़रूर आपसे बात करनी है। ये बात की जा रही है कि बहुत सारे जो पॉलिटिशियंस हैं उनको तो आपने पहले ही एनआरओ दे दिया है, क्योंकि वो तो पहले ही इस ऑर्डिनेंस के तहत आपने देखा होगा सदर जरदारी साहब ने तो एक अदालत में दरख्वास्त भी दायर कर दी थी कि जी मुझे तो बरी कर दिया जाए केस से, क्योंकि मेरे ऊपर तो ये नैब ऑर्डिनेंस के बाद ये लागू ही नहीं होता। आप बता सकते हैं कि इस केस किस चीज़ के ऊपर उन्होंने ये दरख्वास्त दायर की और फिर अदालत ने रिजेक्ट क्यों की, अगर वाकई ऑर्डिनेंस के तहत इन पर मुकदमा नहीं बनता तो? देखिए, ऑर्डिनेंस के तहत बहुत से लोगों के खिलाफ मुकदमात नहीं बनेंगे, जैसा कि अगर तो ईसीसी का कोई फैसला है या काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का है, कैबिनेट की सब कमेटी या कैबिनेट का इटसेल्फ है, अगर वो आ जाती हैं चीजें और किसी भी फैसले को अगर इंडोर्स करती है कैबिनेट, आपके इल्म में होगा कि हुकूमत के फिर किसी भी फैसले को मुस्तफा इम्पैक्ट्स का एक केस है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान डिसाइड कर चुकी है और उसमें उन्होंने गवर्नमेंट को डिफाइन किया है कि एनी एक्शन बाय द गवर्नमेंट मींस बाय द कैबिनेट। तो कैबिनेट अगर कुछ भी करेगी तो जो हुकूमत वक्त होगी उसके खिलाफ किसी किस्म का केस नहीं होगा। लेकिन अगर उसी हुकूमत के वक्त के बंदे का अगर कोई पर्सनल अकाउंट में अगर कोई ट्रांजैक्शन है तो उसका जवाब बहरहाल उसे देना होगा। देखिए, जो एसेट्स बियॉन्ड नॉन सोर्स ऑफ इनकम है वो एज इट इज है। अगर किसी पब्लिक ऑफिस होल्डर के पास करोड़ों या अरबों रुपए की जायदादें हैं तो सेक्शन 14 है नैब ऑर्डिनेंस का, उसका जो ओनस है या उसको जो बताना है, उसने अदालत को एक रीजनेबल एक्सप्लेनेशन देनी है कि जनाब ये पैसा मैंने किस सोर्स से और क्या मनी ट्रेल है। अदरवाइज जो मौजूदा लॉ है उसमें लिखा हुआ है इफ ही फेल्स तो इट वुड बी प्रिज्यूम्ड, उसमें ऑटोमेटिकली लिखा है। तो फिर उसका जवाब तो बहरहाल देना होगा। आपको कोई क्वेश्चन करें? राजा साहब आप जो अभी बात कर रहे थे चीटिंग एट लार्ज और दूसरी चीज़ों की, तो मेरी जो हुकूमती लोगों से बात हुई है, हुकूमत ये समझती है कि असल में नैब का दायरा कार इतना वसी हो चुका था कि जो FIA के करने वाले काम थे वो, या जो बैंकिंग कोर्ट्स के करने थे काम थे वो, या मुख्तलिफ इदारों के जितने भी काम थे वो नैब ने शायद अज खुद हुकूमत के तासुर दे रही है कि ये अज खुद नैब ने अपने उसमें ले लिए थे, जिससे नैब अपना असल काम भी नहीं कर पा रहा था। तो क्या आप भी ऐसा समझते हैं कि वाकई ऐसा था? देखिए, नैब अपना असल काम तो जब से बनाए कर रहा है और वो उसका काम वही पॉलिटिकल आर्म ट्विस्टिंग है, उसका काम है किंग्स पार्टी, वो काम बड़े अच्छे तरीके से कर रहा है। अब जहां तक रहेगी मेगा केसेस की, तो हम सुनते आए पिछले 3 या 4 साल से कि जनाब हम केस देखते हैं, बट वी हैव नॉट सीन अ सिंगल रूपी बीइंग रिकवर्ड फ्रॉम एनी ऑफ दिस पब्लिक ऑफिस होल्डर्स, जो ये बड़े-बड़े पॉलिटिशियंस और ब्यूरोक्रेट्स हैं। हमने एक आदमी की कन्विक्शन नहीं देखी। जब से नैब बना है किसी एक सियासतदान को, मां सिवाय नवाज शरीफ के, किसी एक सियासतदान को सजा नहीं दी। तो नैब काम तो नहीं करी, लेकिन बात यह है कि ऑर्डिनेंस के जरिए एक तो कानून साजी जो होती है वो टेम्परेरी लेजिस्लेशन होती है, उसमें अवाम का और जो पार्लियामेंटेरियंस है उनका इनपुट नहीं है। बट अनफॉर्चुनेटली बात यह है कि अगर आप पार्लियामेंट की तरफ देखेंगे तो आपको जो दोनों ऑपोजिशन की पार्टीज हैं उनकी टॉप की लीडरशिप इन्हीं मेगा करप्शन केसेस में इन्वॉल्व नजर आएगी। इवन और इसीलिए कभी उम्मीद है कि वो इसको पास भी कर देंगे। हिलाली साहब भी कुछ कहना चाह रहे हैं, जरा उनका भी कमेंट लीजिए। मैं सिर्फ राजा साहब से एक बात पूछना चाहूंगा। राजा साहब, मेरे पास एक बड़ी कमाल की एग्जांपल है कि यहाँ पंजाब में
पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ में 48 आई हैं असामियाँ डॉक्टर्स की एडहॉक बुनियादों पर, 40 मर्दों की और 8 फीमेल डॉक्टर्स की। अब इन्होंने आपस में, ये बोर्ड ने ये क्राइटेरिया तय किया कि जिस तरह से, जिस प्रोसीजर के तहत पब्लिक सर्विस कमीशन हायर करती है, हम उसी तरीके से हायर करेंगे। लेकिन फिर अचानक सेक्रेटरी साहब का फ़ोन आ गया और उन्होंने कहा कि नहीं, आपने इस क्राइटेरिया से नहीं करना, बल्कि जो मैंने आपको क्राइटेरिया बताना है आपने उस तरीके से ये हायरिंग करनी है। अब अगर उस तरीके से हायरिंग होती है तो लाजमी बात है कि रातों रात ये जो प्रोसीजर चेंज किया जा रहा है इसके पीछे कोई माइला फाइड ही है। अब क्या ये केस नैब के जिम्मन में आएगा या नहीं आएगा? देखिए, अब अगर हम पुराने कवानीन देखें तो मिस यूज ऑफ अथॉरिटी जोन सी थी। आपको याद होगा कि यूसुफ रजा गिलानी साहब जब चेयरमैन थे सेनेट के या स्पीकर थे तो उन्होंने कुछ अपॉइंटमेंट्स की थी एंड अल्टीमेटली ही वाज कन्विक्टेड अंडर द नैब लॉज। अगर आप मिस यूज ऑफ अथॉरिटी करते हैं, आप पेबरा के रूल्स को, आप फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के रूल्स को फॉलो नहीं करते तो ये बिल्कुल नैब के जुमरे में आता था। लेकिन अब नए कवानीन के तहत अगर आप ये कहें कि हमने तो गुड फेथ में किया, व्हाट इज गुड फेथ? इट इज नॉट डिफाइंड। यानी आप सबको माफी मिल गई। बहुत बहुत शुक्रिया आपका राजा आमिर अब्बास साहब, आपने आज के शो के लिए वक्त दिया। मैं एक लास्ट कमेंट लूंगी, फिर ब्रेक की तरफ जाएंगे। हिलाली साहब, ये सब कुछ तो बड़ा जाहिर है और सियासतदानों को सूट करता है, तो आपको लगता है कि फाइनली ये जो ऑर्डिनेंस है, भले इसमें कितने भी फ्लॉज हों, ये फिर बन जाएगा कानून, भी कोई मसला नहीं है ऐसा खास? देखिए, मैं आपके सवाल को गेस नहीं करूंगा बनेगा या नहीं बनेगा। मैं इनसे ये पूछना चाहता हूं क्यों कन्विक्शन नहीं हुआ है अभी तक? पूछे ना इनसे, असल सवाल पूछें। व्हाट इज द रीजन फॉर नो कन्विक्शन एज येट? एक भी नहीं हुआ है, क्यों? सबसे बड़े चोर हैं, डाकू हैं, सियासतदान, और आप कहते हैं एक भी नहीं हुआ है, क्यों? वो तो अब जा चुके हैं वैसे, और इस पर हमारी कई दफा बात हो चुकी है कि बहुत सारी चीजें हैं इसमें अगेंस्ट। क्या वजह है? नहीं आप सर, प्रोसिक्यूशन भी है हमारा, जुडिशियल सिस्टम भी है, जुडिशियल सिस्टम भी है हमारा। एग्जैक्टली, प्रोसिक्यूशन की बात नहीं है। खुदा के लिए थोड़ा सा सुने और फिर आप कंटिन्यू आफ्टर दैट। मैं आपको ये बताना चाहता हूं द रीजन देयर हैज बीन नो प्रोसिक्यूशन। एक मिनट सुनिए ना। जी सर जल्दी कर लीजिए, सुने प्लीज। क्यों जल्दी करूं? आप कुछ ज्यादा वक्त देते मुझे तो फिर मैं काम करता। मैं आपसे पूछना यह चाहता हूं कि मुझे पता है कि क्यों उसको ये प्रोसिक्यूशन नहीं हुआ है, और प्रोसिक्यूशन इसलिए नहीं हुआ है कि इनके पास फोरेंसिक एक्सपर्ट्स व्हाइट कॉलर क्राइम के लिए है ही नहीं, और जब तक नहीं होगा इनको ये नहीं प्रोसिक्यूट कर सकेंगे। ये थानेदारों को लाके परस्यू करते हैं केसेस को, पुलिस वालों को लाके परस्यू करते हैं। व्हाट द हेल डज द एसपी नो? यार खुदा के लिए तो वही बात होगी ना सर कि वो पूरा फिर वीक है ना सिस्टम हमारा प्रोसिक्यूशन का। इसी वजह से अदालतें भी फिर उसमें बेबस नजर आती हैं और वो भी फिर अपना करती हैं। एग्जैक्टली आपने पॉइंट, आपके पॉइंट को गलत नहीं कह रहे लाली साहब, हम यही कह रहे हैं कि ये यही शो करता है ना कि फिर वो सबूत पूरे नहीं होते तो फिर इसीलिए कोई वो नहीं होता। हिलाली साहब चाह रहे हैं कि राइट मैन फॉर द राइट जॉब। अगर आपने इदारे से काम एक्सपर्ट होने चाहिए, तो बिल्कुल ठीक है, एक्सपर्ट रखें, उनको वो फैसिलिटेट करें ताकि वो उस तरीके से आगे। एग्जैक्टली, लेकिन ये फैसिलिटेट करने के बजाय तो हम ऐसे लग रहा है कि मजीद इदारे को वीक ही किया जा रहा है। इसलिए कि हमारे यहाँ अलमिया ये है, कानूनी पेचीदगी ऐसी है, सिस्टम ऐसा है कि यहाँ म्यूजियम जो होते हैं उनको फैसिलिटेट किया जाता है दूसरी चीजों में। ठीक हो गया, चले जी एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, और ब्रेक से वापस बात करेंगे कुछ हम अपने तालीमी हिसाब से भी कि जनाब हमारा जो तालीमी निज़ाम है उसमें क्या फ़्लॉज़ हैं। जुडिशल सिस्टम में तो बहुत सारे फ़्लॉज़ हम अक्सर डिस्कस करते रहते हैं, लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि पहले हम अपने ज़रा तालीमी निज़ाम को भी बेहतर करें। नंबर तो बहुत अच्छे आ रहे हैं लोगों के, तो क्या वाकई तालीमी निज़ाम का मयार इतना ज़बरदस्त है? एक ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाजरीन। वैसे तो हम परेशान थे कि कोविड की वजह से शायद जो तालीमी निज़ाम है और जो पूरा ओवरऑल तालीमी मयार है वो काफ़ी ज़्यादा उसका बुरा हाल हो गया, लेकिन जब रिज़ल्ट आए तो आँखें खुली की खुली रह गई। मतलब इतने सारे बच्चों ने पूरे नंबर ले लिए। गुजरांवाला की मैं सिर्फ बात करूं तो 400 उम्मीदवार ऐसे थे जिन्होंने पूरे 1100 नंबर ले लिए। और ये सूरत हाल सिर्फ गुजरांवाला बोर्ड की नहीं है, हर दूसरे बोर्ड में हम इसी तरह की सिचुएशन देख रहे हैं। इतने ज़्यादा माशाल्लाह से बच्चों के मार्क्स आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ये सवाल बड़ा इम्पॉर्टेंट है उठाना कि आखिर क्या वजह है। माशाल्लाह क्या वाकई इतनी खुशी की बात है कि हमारे बच्चे इतने लायक हो गए हैं, या फिर कहीं कोई ऐसा मसला तो नहीं है कि कोई तालीमी निज़ाम में वो फ्लॉज हैं कि जिसकी वजह से नंबर तो बच्चों के अच्छे आ रहे हैं लेकिन काबिलियत उस तरह की हमें दिखाई नहीं दे रही जो हम पहले सोचा करते थे कि जनाब मैट्रिक भी किया होता था पुराने ज़माने में लोगों ने, तो बड़ी इसकी इंपॉर्टेंस होती थी। तो थोड़ा सा इसके हवाले से गुफ्तगू करते हैं। और इमरान साहब आपने अब नहीं करना, लेकिन मैंने हिलाली साहब को ज़्यादा टाइम देना है। जरूर हिलाली साहब को सारा टाइम हिलाली साहब को देना है। हिलाली साहब, आप जिक्र कर रहे थे शफकत महमूद साहब से भी आज आपकी तफसीली बातचीत हुई है, तो वो तो खुश होंगे बड़े कि उनके अंडर इतनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रही स्टूडेंट्स की। शुक्रिया इमरान के इनको आपने इजाजत दे दी। नहीं सर मेरी तरफ नहीं, मैंने तो उनके टाइम की भी आपसे इजाजत दी। हिलाली साहब मेरी तरफ से तो आपको सारी इजाजत थी। मैं आपको ये कहना चाहता था कि मैं शॉक था सुनने के लिए, जैसे समीना ने भी कहा था कि 100% मार्क्स ले गए 700 लोग। तो मैंने सोचा कि यार ये अभी हमारा एजुकेशन सिस्टम भी तबाह हो गया है, ये क्या कर रहे हैं लोग, समझ नहीं सकते हैं कि इसका रिएक्शन कितना होगा। तो मैंने फिर फ़ोन किया शफकत महमूद को, बड़ा बैलेंस्ड आदमी है, एक्सपीरियंस्ड आदमी है, एजुकेटेड है, और मैं समझता हूँ इस कैबिनेट के अमंग द बेस्ट पीपल इन द कैबिनेट। तो शफकत ने मुझे एक्सप्लेन किया क्या बात है। उसने कहा कि इस साल 4 महीने, कुल 4 महीने स्टूडेंट्स गए थे पढ़ने के लिए, और हालांकि वो सिर्फ 4 महीने गए थे, हमने सोचा फिर भी इम्तिहान की ज़रूरत है, इसलिए लास्ट ईयर हमने कोई इम्तिहान नहीं किया था। तो हमने ये कहा कि, और स्टूडेंट्स जो थे जब हमने उनको कहा हम इम्तिहान कर रहे हैं तो वो बड़े अपसेट थे। वो कहने लगे आपने तो हमें स्टडी करने का वक्त नहीं दिया है और अभी आप हमें इम्तिहान कह रहे हैं लो। तो हमने ये फैसला किया कि हम उनको इम्तिहान लेंगे सिर्फ इलेक्टिव सब्जेक्ट्स में। इलेक्टिव सब्जेक्ट्स का मतलब ये है समीना कि अगर मिसाल के तौर पे आप मेडिकल स्टूडेंट हैं तो फिर आपके लिए बायोलॉजी, केमिस्ट्री और ऐसे चीजें जो हम खुद ऑप्ट करते हैं, ये ऑप्ट करते हैं। दूसरी बात है अगर आप इंजीनियरिंग करना चाहते थे तो मैथ्स और फिजिक्स ये भी आपके लिए इलेक्टिव सब्जेक्ट्स होते हैं। तो उन्होंने कहा कि हमने कहा कि जो भी आपका ग्रेड निकलेगा इन इलेक्टिव सब्जेक्ट्स में उसका वही एवरेज हम लेंगे। तो अगर 4 इलेक्टिव सब्जेक्ट्स हैं तो हम 4 सब्जेक्ट्स का वो एवरेज लेंगे और उसको फिर हम आपको कंपल्सरी सब्जेक्ट्स लाइक उर्दू और इस्लामियात और इस चीज में देंगे। ठीक ना, अब ये होता ये है कि ज्यादातर आपको वो बता रहा था मुझे कि आप इन लोगों को कम मार्क्स मिलते हैं कंपल्सरी सब्जेक्ट्स में, उर्दू ये वो, तो इसलिए कि इनको इलेक्टिव सब्जेक्ट्स में साइंस है उधर योर राइट एंड रॉन्ग, तो बहुत सारे फुल मार्क्स मिल सकते हैं आपको। हाँ, तो इसलिए कि जब उधर फुल मार्क्स मिले और इधर एवरेज बहुत अच्छा था तो इट नियरली मेंट थिंग। मगर नेक्स्ट ईयर उसने बताया कि ऑल दिस विल गेट बैक टू नॉर्मल और ये फिर बाकायदा आम इम्तिहान होंगे। तो मेरे ख्याल में ये बड़ा कन्विंसिंग एक्सप्लेनेशन था और मैंने उसको शुक्र किया। मैंने कहा गलती से तो तुमने मेरा फोन नहीं उठाया। कहने लगा यार कमाल कर रहे हो। सही, इंटरेस्टिंग। इमरान साहब, हुकूमत की एक्सप्लेनेशन अपनी जगह, उस पर भी आप कमेंट कीजिएगा, लेकिन आप समझते हैं कि वैसे हमारा जो तालीमी मयार है वो इस तरह का था जैसे पहले था? मतलब पहले खाल लोग पुराने ज़माने में मैट्रिक या इंटर या ग्रेजुएशन वाले की तो खैर बहुत ही मतलब स्टाइल ही अलग होता है ना कि ग्रेजुएशन किया हुआ है, क्योंकि उसकी वाकई उतनी वर्थ होती है। लोगों ने घर के बाहर कतबे लगाए होते थे फलाना मोहम्मद अजीम बीए तो वो एक मतलब वर्थ होती थी ना उस तरह की। अब इतने मार्क्स लेने के बावजूद भी आप समझते हैं कि बच्चों में वो वर्थ, वो काबिलियत भी हम बना रहे हैं? देखें, पहले तो ना इस हवाले से मैं कर दूं कि थोड़ी सी बात कि
आज कहीं मैं लिखा हुआ पढ़ रहा था कि मैट्रिक में और एफए में इतने नंबर आए हैं इस दफ़ा लोगों के कि हमारा भी दिल चाह रहा है कि काश हमने भी इसी साल पेपर दिए होते। फिर इसी तरह की मैक्सिमम से ज्यादा आ गए हैं इमरान, मैक्सिमम से ज्यादा आ गए। दूसरा हिलाली साहब, किसी ने मुझे मैसेज भेजा, उन्होंने कहा लगता है इस दफ़ा जो रिजल्ट है ना वो वापडा के मुलाजमों ने तैयार किया है, क्योंकि जिस तरह बिजली का बिल ज्यादा से ज्यादा आता है उसी तरह से इस zaman नंबर ज्यादा से ज्यादा आए। जनरस हो गए। हाँ जी, बड़ी मीम्स बनी हुई है कि जी बाहर से गुजर रहे थे हमें भी 1100 नंबर मिल गए। अब गुजारिश ये है कि ये सारी चीज़ें तो मजाक की हैं, लेकिन अगर हकीकत में बात करें तो लाली साहब ने जिस तरह से एक्सप्लेन किया ये नॉर्मल हालात थे नहीं। अच्छा, अब सच्ची बात ये है कि हमारे यहाँ होता क्या है, जो नॉर्मल हालात नहीं होते, हुकूमत के हमारे इदारों को तो नॉर्मल हालात में चीज़ें मैनेज करना नहीं आती, तो जब इस तरह के नॉर्मल हालात होंगे तो वो ये कैसे मैनेज करेंगे। तो ये इस दफ़ा हुआ यही है कि उन्होंने बस चल चलाओ करके ना तो एक दफ़ा अपनी जान छुड़ाई है। लेकिन अलमिया आप देखें, मिसाल के तौर पे मेडिकल के स्टूडेंट्स का आप देख लें, एफएससी के बाद उन्होंने एमकैट का एक इम्तहान देना होता है, वो एक नया है। यहाँ पे हिलाली साहब मैं आपको एक नहीं कई ऐसे स्टूडेंट्स के बारे में बता सकता हूँ जिनके 1100 में से 1095 यानी 1095 मार्क्स आए हैं, लेकिन एमकैट में वो फेल हो गया बच्चा। जी, ऐसे है। इसी तरह जिन लोगों ने 99% लिए नंबर वो एमकैट में फेल हो गए हैं, या सेट का इम्तहान दिया उसमें वो मार्क्स नहीं उतने ले सके। तो मामला ये है कि हमारे यहाँ ये ज़रूर है कि इनको भी अपना म्यार और तरीकाकार इस तरह का ज़रूर करना चाहिए कि फ्यूचर में हम ऐसी बातों से बच सकें। बिल्कुल ठीक है। चलें जनाब, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हमारा जो एग्जामिनेशन सिस्टम है उसमें भी बेहतरी लाई जाए, और फिर ये भी कि ओवरऑल बच्चों की तरबियत है, किरदार साजी है, काबिलियत है, तहकीकी और तख्लीकी सलाहियतें उन्हें उजागर किया जाए। ना सिर्फ ये कि हम कोई रट्टू तोते ऐसे पैदा कर दें कि जो एग्ज़ाम में तो अच्छे मार्क्स ले लें, लेकिन जब हम उनसे गुफ्तगू करें तो हमें आइडिया हो कि इनके पास कोई नॉलेज नहीं है या फिर इनकी उस तरीके से गिरफ्त नहीं है चीज़ों के हवाले से। बहरहाल जनाब, देखते आने वाले दिनों में क्या होता है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।